कैसे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी को कौन नहीं जानता। वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और साल 2014 में भारत के 14th प्रधानमंत्री बने। लोग उनकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन सितंबर 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी आज 74 साल की उम्र में भी हर वक्त कहीं ना कहीं हर वक्त एक्टिव नजर आते हैं। आज के नए नए राजनेता जो अपनी 40-45 की उम्र में भी 4 दिन लगातार जनता के बीच नहीं रहते, वही नरेंद्र मोदी 74 की उम्र में भी रात दिन जनसंपर्क में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी उस ऊंचाई तक पहुंचे। बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अनुज। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, साल 1949 11 जुलाई आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या की वजह से जो बैन लगा था उसे हटा लिया गया। आरएसएस पर जब प्रतिबंध हटा तो उसके 20,000 के लगभग कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। उस वक्त आरएसएस के हेड यानी कि सरसंघ चालक हुआ करते थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। उन्हें यह जल्दी समझ में आ गया कि संघ को बहुत जल्दी देश के दूसरे राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा और इसलिए महाराष्ट्र के कई नौजवानों को संघ के कार्य के लिए देश के दूसरे राज्यों में भेजा जाने लगा। ऐसे ही एक नौजवान थे पुणे के खटाव गांव में पैदा हुए लक्ष्मणराव इनामदार। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से वकालत में पढ़ाई की थी, इसलिए जब वो गुजरात में संघ का कार्य करने लगे तो वहां के स्वयंसेवक उनको वकील साहब कहकर बुलाते थे। गुजरात में मेहसाणा के पास एक छोटा सा कस्बा है वाडनगर। यहाँ पर एक टीचर थे बाबूभाई नायक। उन्होंने साल 1944 में पहली मर्तबा अपने कस्बे में आरएसएस की शाखा लगाई थी। 1949 में प्रतिबंध हटने के बाद वह इस काम को बिना रुके करते रहे। 1958 में प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार वाडनगर पहुंचे। इस अवसर पर एक विशेष शाखा का आयोजन किया गया। इनामदार को यहाँ पर बाल स्वयंसेवकों को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवानी थी। जब वह यह शपथ दिलवा रहे थे तो दूसरी पंक्ति में मौजूद था एक 8 साल का लड़का जिसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी 1958 में आरएसएस के साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र सुबह के वक्त पिता की मदद करते और स्कूल की घंटी बजती तो नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन के सड़क के उस पार मौजूद भागवत आचार्य नारायण आचार्य विद्यालय में झोला उठाकर पहुंच जाते। स्कूल में नरेंद्र मोदी एक एवरेज स्टूडेंट थे। नरेंद्र मोदी की शादी उस वक्त के रिवाज के मुताबिक कम उम्र में ही हो गई थी। 18 की उम्र में जब गौने की बात चली तब वह घर से गायब हो गए। इस बात को मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में उनके भाई सोमा भाई मोदी कुछ इस तरीके से याद करते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि नरेंद्र कहां चले गए। 2 साल बाद अचानक एक दिन वो घर लौटे और उन्होंने कहा, अब मेरा संन्यास खत्म होता है, मैं अहमदाबाद जाऊंगा, वहां पर चाचा की दुकान की जो कैंटीन है उसमें जाकर काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। नरेंद्र के लौटते ही जो पहला काम उनकी मां ने किया वो था पास के गांव ब्राह्मणवास के चिम्मन भाई को संदेश भिजवाना। चिम्मन भाई की बेटी जसोदाबेन के साथ बचपन में नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी। मां को लगा कि ये गोने का सही वक्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी शादी के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में वो एक बार फिर से घर छोड़कर चले गए, लेकिन इस बार घर वालों को पता था कि नरेंद्र हिमालय नहीं गए, कहीं और गए हैं। कहां गए हैं? अहमदाबाद, जहां पर उनके चाचा बस स्टैंड के पास कैंटीन चलाते थे। कुछ बरस तो नरेंद्र मोदी ने यहां पर काम किया, फिर अपना चाय का काम शुरू करने की सोची। उन्होंने एक साइकिल खरीदी और चाय बेचने लगे। उनका पहला ठिकाना बना अहमदाबाद का गीता मंदिर। मंदिर की गली में आरएसएस के लोगों का आना जाना लगा रहता था। शाखा के बाद जब स्वयंसेवक लौटते तो नरेंद्र मोदी चाय की साइकिल पर रुक जाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी संघ से जुड़े थे। धीमे धीमे नरेंद्र के बारे में प्रांत प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार को पता चला।
कुछ महीनों बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को संघ के मुख्यालय केशव भवन आकर रहने का न्योता दिया। मशहूर पत्रकार A.B. कामत ने 2009 में उनके ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इनामदार साहब ने मुझे बुलाया। उस वक्त केशव भवन में 10-12 लोग ही रहा करते थे। मुझे उन सब की जिम्मेदारी दी गई, उन सब के लिए नाश्ता तैयार करना, केशव भवन की सफाई करना, अपने और इनामदार साहब के कपड़े धोना, इसके अलावा दूसरे दफ्तरी काम। लेकिन दफ्तर संभालने का ये काम कब संगठन संभालने में तब्दील हो गया, इसके लिए हमें इमरजेंसी के दौर में पहुंचना होगा। साल 1974 में LD कॉलेज में मैस बिल के बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और यह फिर पूरे गुजरात में फैल गया। इसको गुजरात नवनिर्माण आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के चक्कर में चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। 1 साल के बाद चुनाव हुए, विपक्षी दलों का संयुक्त मोर्चा बना और बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री बने। फिर शुरू हुआ इमरजेंसी का दौर। एक ऐसे दौर में जब सारे राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के सामने घुटने मोड़कर सरकार का हर हुक्म मान रहे थे, तब बाबू भाई पटेल की गुजरात सरकार इंदिरा विरोधियों की शरण स्थली बनी हुई थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP का काम देखने लगे थे, उनके कंधे पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। उनको क्या काम मिला था? काम यह था कि पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में इमरजेंसी के विरोध में प्रचार के पर्चे छापा करते थे। इन पर्चों का ओरिजिनल ड्राफ्ट एक कोरियर के जरिए गुजरात पहुंचता था। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी ये थी कि वह इन पर्चों की कई कॉपीज तैयार करते और फिर उन पर्चों को सुरक्षित तौर पर अलग अलग राज्यों में मौजूद भूमिगत कार्यकर्ता जो इमरजेंसी के विरोध में थे, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, उन लोगों तक ये पर्चे पहुंचाए जाए। नरेंद्र मोदी ने इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया। दिसंबर 1976 में बाबू भाई की सरकार गिरी और माधव सिंह की सरकार आई। वह कुछ महीने ही चली और फिर इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। जनता पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ ही थी, जो आज की बीजेपी है। तो फिर जनता पार्टी की केंद्र और फिर गुजरात में सरकार बनने के बाद संघ ने जब नए सिरे से अपने पदाधिकारियों में जिम्मेदारी बांटी तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब उनको संघ और दूसरे संगठनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाने लगा। इस दौरान ही नरेंद्र मोदी पहली बार सीधे तौर पर सियासत के संपर्क में आए। 1980 में जनसंघ को एक नया चोला दिया गया और जनसंघ बन गई एक नई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ का नया रूप था। क्योंकि RSS को लगा कि आम जनता से जुड़ने के लिए पार्टी के नाम में भारतीय होना जरूरी है, जो कि उनके पुराने नाम जनसंघ में नहीं था। उस समय माधव सिंह सोलंकी का दौर था। कांग्रेस सफलता से गुजरात में आगे बढ़ रही थी, लेकिन गुजरात में एक आरक्षण विरोधी आंदोलन भी शुरू हो चुका था। ये आंदोलन शुरू तो हुआ था आरक्षण और सरकार के विरोध के नाम पर, मगर इसका अंत सांप्रदायिक तनाव में हुआ। 1982 के ये दौर शुरू हुआ और 1985-86 में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी दौरान अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी भारी सांप्रदायिक तनाव देखा गया। कई घटनाएं लगातार हो रही थी। इधर भारतीय जनता पार्टी, जो 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सांसदों पर ही सिमट गई थी और नए सिरे से अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआती भाषण में जिस गांधीवादी समाजवाद का जिक्र किया था, उसके भरोसे रहकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी एडवाइजर संगठन RSS को अपनी राह मिलती नजर नहीं आ रही थी। तय हुआ ये कि अब हिंदुत्व की ओर लौटा जाए। गुजरात भी इसी आदेश का पालन करने के लिए तत्पर था और इस आंदोलन को हिंदुत्व की ओर मोड़ने के लिए संघ ने तय किया कि उसके स्वयंसेवक, उसके प्रचारक नरेंद्र मोदी अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री होंगे। साल था 1987। तब तक गुजरात में बीजेपी को उसके 2 कद्दावर नेता चला रहे थे, जिनके नाम थे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बाघेला। नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी दी गई थी इन दोनों को मजबूती देने की, इनका शागिर्द बन के रहने की, इनके हाथ मजबूत करने की। और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने यात्राओं की एक शुरुआत करवाई और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में अपना परिचय दिया। नरेंद्र मोदी ने संगठन मंत्री बनते ही सबसे पहले
बीजेपी को प्रस्ताव दिया न्याय यात्रा निकालने का। इसकी रूपरेखा उन्होंने तैयार की और इसको नेतृत्व दिया शंकर सिंह वाघेला ने और केशुभाई पटेल ने। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में एक और रथ यात्रा निकाली। इसका नाम लोक शक्ति रथ यात्रा रखा गया। नतीजा क्या हुआ? गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। 1984 के चुनाव में ये आंकड़ा महज एक सीट पर अटका हुआ था, वह अब 12 तक पहुंच गया। साल 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जिसे वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। जब वीपी सिंह ने पार्टी के भीतर और बाहर अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने के लिए सामाजिक न्याय का मसीहा बनने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया, तो इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल यानी कि धर्म की राजनीति को तेज किया। यह तय हुआ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा 12 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होनी थी और 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। गुजरात में इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी गई संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी को। 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर जब रथ यात्रा महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची, तब तक नरेंद्र मोदी इसके इंचार्ज थे। उन्होंने यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इस दौरान कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। ये सांप्रदायिक तनाव का जिक्र जरूरी है क्योंकि बाद में रथ यात्रा जिन जगहों से गुजरी वहां पर यह सांप्रदायिक तनाव देखा गया। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के आला कमान के सामने अपने इन कामों के चलते बहुत अच्छी छवि बना ली थी। आडवाणी की रथ यात्रा को गुजरात में सफलतापूर्वक संचालित करने का फल नरेंद्र मोदी को 2 साल बाद मिला। 1991 में कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चरम पर था। इसको ध्यान में रखते हुए 1992 में बीजेपी ने एक और रथ यात्रा निकालने की सोची। इसको लीड कर रहे थे उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी ने तय किया था कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक एकता यात्रा निकालेगी जो 16 राज्यों से होकर गुजरेगी और 26 जनवरी के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा फहराकर इस यात्रा को अंजाम देंगे। इस यात्रा की प्लानिंग के चलते साल 1991 में दिसंबर नई दिल्ली में बीजेपी के देश भर के 50 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया। नरेंद्र मोदी भी इनमें से एक थे। उनके पिछले कामों को ध्यान में रखते हुए उनको 47 दिनों की इस यात्रा का संयोजक बनाया गया। यात्रा का अंत 26 जनवरी को तिरंगा फहराने से हुआ। इस दौरान 2 चीजें हुई जो काबिले गौर है। भारी सुरक्षा के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कार्रवाई महज 15 मिनट में ही पूरी कर ली गई। फिर सुरक्षा के बीच ही मुरली मनोहर जोशी वापस बदामी बाग हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहाँ पर जब वो पत्रकारों से मिले तो एक नौजवान उनके बगल में दाएं हाथ पर बैठा हुआ था। अपनी बात खत्म करके मुरली मनोहर जोशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इनसे मिलिए, ये नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात से हैं, बहुत ही ऊर्जावान और मेहनती हैं। इस पूरी यात्रा की जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर थी। नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। मीडिया के सामने ये उनका पहला ऑफिशियल परिचय था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुरली मनोहर जोशी उस पूरे दौरे में संयोजक नरेंद्र मोदी की तारीफ ही करते रहे। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि हालांकि नरेंद्र भाई संघ की नर्सरी से निकले हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो अपने मन की करते हैं। मसलन इस यात्रा के दौरान शाम को जहां भी पड़ाव होता था वहां पर सारे कार्यकर्ता नजर आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं घूमने के लिए निकल जाते थे। जब मुरली मनोहर जोशी को इस बात का पता चला तब तक यात्रा कर्नाटक से बेंगलुरु में पहुंच चुकी थी। उनका निर्देश था कि यात्रा खत्म होने के बाद इससे जुड़े सभी कार्यकर्ता और आयोजक एक साथ एक जगह बैठकर ही भोजन करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां मौजूद नहीं थे। वो वहां से एक युवा पार्टी नेता आनंद कुमार के साथ कहीं घूमने निकल गए थे। जब वो वापस घूमकर लौटे तो मुरली मनोहर जोशी के सामने उनकी पेशी हुई। मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को हड़काया और कहा, आप भले इस यात्रा के संयोजक हैं, लेकिन आपको इस नियम से छूट नहीं दी जा सकती। आपको तो दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मैं इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करूंगा। रथ यात्रा की सफलतापूर्वक संचालन के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात लौट आए और अपने काम को अंजाम देने लगे। इसी दौरान शंकर सिंह वाघेला से उनके टकराव की शुरुआत हुई। बीजेपी में संगठन मंत्री का काम होता है संघ की बात बीजेपी तक पहुंचाना और बीजेपी की बात संघ तक पहुंचाना।
यही काम होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने काम से बढ़कर बीजेपी के संगठन में दखल दे रहे थे। ये बात शंकर सिंह वाघेला को रास नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में उन्होंने आपसी मतभेदों को ज्यादा तूल नहीं दिया। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल को भी ये लगता था कि नरेंद्र मोदी उनसे बहुत जूनियर है, उनका काम हमारी मदद करना है और वो जब चाहेंगे नरेंद्र मोदी को किनारे लगा देंगे। ऐसा उनका रसूख और ऐसा उनका मानना था। 1995 में विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने 182 में से 121 सीटें जीती और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। शंकर सिंह वाघेला इस बात से कहीं ना कहीं बहुत नाखुश थे। उन्हें लगता था कि उनका दावा ज्यादा मजबूत है। दोनों लोगों को जानने वाले लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक की तरह थे। केशुभाई पटेल 7वीं तक पढ़े थे। शंकर सिंह वाघेला मास्टर्स की पढ़ाई कर चुके थे। शंकर सिंह वाघेला का काम था व्यापारियों से चंदा जुटाना, संगठन को कसना, जबकि केशुभाई पटेल जनता से सीधा संवाद बहुत अच्छी तरीके से करते थे। दोनों के बीच सरकार बनते ही दुश्मनी जैसी चीज पैदा हो गई और लोग बताते हैं कि इस रार को पैदा करने में नरेंद्र मोदी का भी बहुत अच्छा खासा योगदान था। खुद शंकर सिंह वाघेला ने भी उन दिनों कहा था कि उन दिनों नरेंद्र मोदी 3 दफा में से 2 दफा केशुभाई पटेल के साथ ही भोजन किया करते थे और इस दौरान वे लगातार मेरे खिलाफ केशुभाई के कान भरा करते थे। उन्होंने ये जमा दिया था कि जब तक आप शंकर सिंह वाघेला और उनके लोगों को किनारे नहीं लगाएंगे तब तक सत्ता पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। और इसी के चलते केशुभाई पटेल ने अपने कैबिनेट के गठन में मेरे समर्थक या मेरे पाले में माने जाने वाले विधायकों को दरकिनार कर उनकी रिक्वेस्ट पर नजर नहीं डाली। इसलिए शंकर सिंह वाघेला के मन में खटास पैदा होना शुरू हो गई। सरकार बनते ही 1 साल के अंदर ही खजुराहो कांड हो गया। मतलब सितंबर 1995 में शंकर सिंह वाघेला अपने समर्थक 47 विधायकों के साथ बीजेपी से अलग हो गए। वह अपने विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश के खजुराहो चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बचाव के बाद शंकर सिंह वाघेला 3 फॉर्मूलों पर समझौता करने के लिए राजी हुए। पहला कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। दूसरा, उनके समर्थक 6 विधायकों को कैबिनेट का मंत्री बनाया जाए। और तीसरी मांग थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। यह तीसरी मांग ऐसी थी जिस पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी केशुभाई पटेल भी पूरी तरीके से सहमत थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजने के लिए उस वक्त के गुजरात के संघ और बेहफ के नेता भी तैयार थे। खुद काशीराम राणा जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी इसके लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी और उनकी कार्यशैली और उनकी महत्वाकांक्षाओं से लोग वाकिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गुजरात की राजनीति में लगातार मजबूत हो। अटल बिहारी वाजपेयी को ये तीनों मांगे माननी पड़ी। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह खत्म किया। नरेंद्र मोदी को ऐसा न लगे कि उनको सजा दी गई है, इसलिए उनको केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा गया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और 4 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। ये राज्य थे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़। कहने को नरेंद्र मोदी का प्रमोशन हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि वो इस सियासी लड़ाई में अपने विरोधियों से हार गए हैं। उन्हें यह भी पता था कि हार के बाद ही जीत होती है और इस जीत की तैयारियों के लिए उन्होंने महासचिव रहते हुए दिल्ली में बखूबी काम किया। कुछ सीखना है तो अपने पास से सीखो। नरेंद्र मोदी भी अपने पास से सीखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और सीखते हुए आगे बढ़ते हुए वह आगे 4 बार गुजरात के सीएम बने और उनके हार ना मानने वाले एटीट्यूड और अपनी गलतियों से सीखने की कला ही थी जिसकी बदौलत नरेंद्र मोदी साल 2014 में भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के सीएम और फिर पीएम बनने की कहानी। आपने पिछले वीडियो में देखा नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर बीजेपी के संगठन मंत्री तक पहुंचने की कहानी। आपने ये भी देखा कि कैसे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के झगड़े में नरेंद्र मोदी ने अपना रोल निभाया था और आखिर में शंकर सिंह वाघेला ने जिन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने रखा था, उनमें से तीसरी शर्त थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। उसके चलते उन्हें अपना गृह राज्य गुजरात छोड़ना पड़ा। अगर आपने वह पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से देख सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। तो दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब कहानी को आगे देखते हैं। दोस्तों, साल 2001 अक्टूबर महीने की 1 तारीख को कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर में नेताजी के अलावा कुछ पत्रकार भी सवार थे। ऐसे ही एक कैमरा पर्सन थे आज तक न्यूज चैनल से जुड़े हुए गोपाल जी। 1 अक्टूबर को उनके दाह संस्कार में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तभी उनके पास प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। वाजपेयी ने उनको शाम को मिलने के लिए बुलाया। जब नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मीठी सी मुस्कान में कहा कि दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर तुम काफी मोटे हो गए हो, अब तुम्हें वापस गुजरात लौट जाना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी का तरीका था नरेंद्र मोदी को गुजरात जाने का आदेश देने के लिए। केशुभाई पटेल के खिलाफ पार्टी संगठन में लगातार नाराजगी सामने आ रही थी। भुज, जहां पर भूकंप आया हुआ था, जिसके पुनर्वास का काम केशुभाई पटेल की सरकार ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा हालिया उपचुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालात को देखते हुए पार्टी आलाकमान नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजने की योजना कर रही थी। नरेंद्र मोदी के एक जीवनीकार एवी कामत लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी उस समय सीएम बनने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी कहा, मैं सत्ता नहीं संगठन संभालना चाहता हूँ। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक ये जीवनीकार है जो नरेंद्र मोदी के त्याग की कहानी बता रहे हैं, वहीं कुछ दूसरे सोर्सेज भी बताते हैं कि कैसे नई दिल्ली में रहते हुए नरेंद्र मोदी अपनी वापसी की तैयारियां कर रहे थे। नरेंद्र मोदी गांधीनगर से नई दिल्ली तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी अपने गृह राज्य में लगा हुआ था। शंकर सिंह वाघेला ने खजुराहो कांड के कुछ समय बाद जब दूसरी बार बगावत की तो नरेंद्र मोदी को संघ के नेताओं से ये कहने का मौका मिल गया कि देखिए, मेरा अंदेशा ठीक था और केशुभाई पटेल ना तो सरकार संभाल पाई ना ही संगठन, और शंकर सिंह वाघेला ने दूसरी बार बगावत कर दी। इस दौरान टीवी चैनलों का दौर शुरू हो चुका था और ऐसे में कभी कभी नरेंद्र मोदी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता था। वो जब भी पार्टी के हेडक्वार्टर में होते थे तब पत्रकारों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में लगे रहते थे। इस दौरान वो केशुभाई पटेल के खिलाफ भी लॉबिंग करने में लगे हुए थे। एक बार आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता जी एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि साल 2001 में नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने के लिए आए। उनके पास कुछ दस्तावेज थे जो केशुभाई पटेल के खिलाफ जाते थे। वो चाहते थे कि आउटलुक मैगजीन इनका इस्तेमाल अपनी रिपोर्ट में करे। इसके कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाए जाना इतना आसान भी नहीं था। केशुभाई पटेल शंकर सिंह वाघेला के लिए एक बार कुर्सी खाली कर चुके थे, वो दोबारा ये करने के लिए तैयार नहीं थे। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने समर्थक करीब आधा दर्जन वरिष्ठ विधायकों को नई दिल्ली में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा, लेकिन पार्टी आलाकमान के दबाव के सामने इन विधायकों ने ही अपना पक्ष बदल लिया और इसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली और गुजरात में आम सहमति कायम करवाएं। नरेंद्र मोदी भी जानते थे कि गुजरात का विधायक दल उन्हें पसंद नहीं करेगा और इसलिए वो अपना नाम नई दिल्ली के जरिए रखवाना चाह रहे थे। जब संघ ने उनके नाम पर मोहर लगवा दी तो पार्टी के नेतृत्व को बल मिल गया और ऐसे में 3 नेता जन कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे और मदन लाल खुराना को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में फैसला करवाएं। 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी मदन लाल खुराना के साथ गांधीनगर पहुंचे। उसके पहले केशुभाई पटेल अपना विरोध जताते हुए ये तक कह चुके थे कि अगर मुझे इस बार मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मदन लाल खुराना ने उन्हें समझाया कि ये एक फैसला है, इसको स्थायी मत मानो और जिस पार्टी को आपने इतने दशकों की मेहनत से बनाया है उसको तोड़ने का काम आप ना करें। आप तो शंकर सिंह वाघेला ना बने और आखिर में पार्टी आलाकमान के सामने केशुभाई पटेल को हथियार डालने पड़े। 6 तारीख की शाम को पार्टी की विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें नरेंद्र मोदी को नया नेता चुन लिया गया।
केशुभाई पटेल ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2003 राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात में लगे एक जिले उदयपुर में रैली करने के लिए गए ताकि वहां की मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ मजबूत हो सके। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर बोलने के लिए खड़े हुए, सामने खड़ी भीड़ ने नारा लगाना शुरू कर दिया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन राजनीतिक पंडित ये सोचते रहे कि गुजरात का शेर और हिंदू हृदय सम्राट जैसे टाइटल जो सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी के लिए रिजर्व थे, अब नरेंद्र मोदी के खाते में कैसे पहुंच गए। इसकी शुरुआत हुई फरवरी 2002 में गोधरा कांड के दौरान। फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से वापस लौट रही थी। इसकी एक बोगी में कार सेवक सवार थे। गोधरा में इस बोगी को आग लगा दी गई और उसमें 50 से ज्यादा कार सेवक मारे गए और ऐसे में गुजरात में दंगे भड़क गए। दंगों में ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो करीब 1044 लोग मारे गए, लेकिन जो दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसीज मौत के आंकड़े को 2000 से 2500 के बीच ठहराती हैं। गोधरा दंगों को लेकर आज तक विपक्षी दल नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इसे गुजरात को बदनाम करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग अदालतों में मामले चले जिनमें वो बरी हो गए। सीधे तौर पर उनका शरीक होना साबित नहीं हो पाया, लेकिन यह साबित हो गया कि अगले हिंदू आइकन नरेंद्र मोदी ही होंगे। 4 अप्रैल 2002 गुजरात में दंगे खत्म होने के लगभग 1 महीने बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के दौरे पर थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विदेशों में हिंदुस्तान की बहुत इज्जत है, उनमें मुस्लिम देश भी शामिल है, मगर वहां जाने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इन देशों में कौन सा चेहरा क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दंगा राहत शिविर के दौरे के दौरान कही थी। उसी दिन शाम को अहमदाबाद में वो एक बार फिर से पत्रकारों के सामने थे और नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए आपका क्या संदेश है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का यह जवाब था कि चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए, न ही जन्म के आधार पर, न ही जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। नरेंद्र मोदी इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ही असहज नजर आ रहे थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का जिक्र किया तो उनकी बेचैनी बढ़ गई और वाजपेयी को बीच में ही काटते हुए वो बोले, हम भी तो यही कर रहे हैं साहब। अटल बिहारी वाजपेयी भी समझ गए कि अब स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। उन्होंने अपनी बात को यहीं पर खत्म कर दिया कि मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र भाई भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन भरोसा दरक चुका था। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में 20 दलों के गठबंधन वाली सरकार चला रहे थे। तेलुगु देशम पार्टी का उन पर दबाव था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उधर खनन मंत्री रामविलास पासवान भी गुजरात के दंगों के विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था। वो एक मुख्यमंत्री के लिए अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लगाना नहीं चाहते थे। 11 अप्रैल 2002 नई दिल्ली से गोवा एक जहाज रवाना होता है, क्योंकि गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही थी। जहाज में 4 लोग सवार थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और अरुण शौरी। अभी कुछ ही रोज पहले बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सिंगापुर के दौरे से वापस लौटे थे। दौरे पर जाने से पहले उन्होंने आडवाणी और दूसरे लोगों को ये निर्देश दिया था कि मेरे आने तक गुजरात के मुख्यमंत्री का मामला सुलझा लिया जाए, लेकिन आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी के लौटने तक मामले को लटकाए रखा। अब जैसे ही हवाई जहाज चलना शुरू हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि आडवाणी के ठीक सामने बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सामने पड़ा हुआ अखबार उठा लिया और पढ़ने लगे। आडवाणी ने भी यही किया। थोड़ी देर तक अरुण शौरी और जसवंत सिंह आपस में बात करते रहे। फिर अरुण शौरी आगे बढ़े और उन्होंने वाजपेयी के सामने से अखबार हटाते हुए कहा कि आप लोग आखिर कब तक ये करते रहेंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे।
ये सुनकर आडवाणी ने भी अखबार नीचे रख दिया। वाजपेयी ने अपने चिर परिचित अंदाज में धीरे से बोला, पहले तो जनक कृष्ण मूर्ति की जगह वेंकैया नायडू को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और फिर बोले कि मोदी को जाना होगा। आडवाणी को संकेत साफ था। हवाई जहाज में ये तय हो चुका था कि गोवा पहुंचते ही लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन गोवा में नरेंद्र मोदी के सिपहसालार किसी और ही तैयारी में थे। 12 अप्रैल 2002 गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होती है। मंच पर बैठे हुए थे अटल और आडवाणी। एक एक करके मुख्यमंत्री और बड़े नेता आ रहे थे और अपना पक्ष रख रहे थे। नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने एक लंबे भाषण में अपनी सरकार के कामों का बचाव किया। आखिरी में उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि उनका काम पूरा हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस्तीफे की पेशकश करी, पंडाल में जगह जगह बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता खड़े हो गए और इस्तीफा मत दो और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बकौल अरुण शौरी ये एक सुनियोजित तख्ता पलट था। अरुण शौरी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे सदस्य आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे। उनके बगल में यशवंत सिन्हा बैठे हुए थे। अरुण शौरी ने यशवंत सिन्हा की तरफ देखा और फिर पीछे देखा। उन्हें लगा कि जैसे मंच से किसी ने उनको इशारा किया हो और विरोध शुरू हो गया हो। अटल बिहारी वाजपेयी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्थिति कैसे पैदा हो गई। नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद एक छोटा अंतराल और फिर मंच पर पहुंचे अरुण जेटली। इस बीच एक मीटिंग हो चुकी थी और उसमें लिए गए फैसलों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अरुण जेटली को दी गई थी। उन्होंने मंच पर जाकर एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के ऑफर को नामंजूर कर दिया जाए। उनके इस प्रस्ताव का समर्थन प्रमोद महाजन और केशुभाई पटेल ने किया। प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी के खासम खास थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो अटल जी के सामने ही विरोधी के तौर पर नजर आ रहे थे। दरअसल आरएसएस के नेतृत्व ने बीजेपी को यह स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। इससे पार्टी के काडर में एक गलत संदेश जाएगा और यही बात अटल बिहारी वाजपेयी तक घुमा फिराकर प्रमोद महाजन के जरिए पहुंचा दी गई। अब अटल बिहारी वाजपेयी को संघ का पूरा प्लान समझ में आ गया तो उनके तेवर भी बदल चुके थे। उसी दिन शाम को जब गोवा में एक बड़ी रैली हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि गुजरात में क्या हुआ अगर साबरमती रेलगाड़ी के निर्दोष निरपराध यात्रियों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र न रचा जाता तो गुजरात की त्रासदी को टाला जा सकता था। 22 दिसंबर 2002 गुजरात में बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल करी और इस तारीख को नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी को अपने इतिहास की सबसे बड़ी सफलता मिली थी। 182 में से बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। एक साल पहले तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं गुजरात से 6 साल से दूर हूं, मुझे अब वहां का अंदाजा नहीं है। फिर यह अचानक ऐसा कैसे हो गया? फिर बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। ऐसा कैसे हो गया कि केशुभाई पटेल जो उनके सबसे लोकप्रिय नेता थे वो कैंपेन में सबसे आगे नहीं आए थे, फिर भी बीजेपी जीत गई। यह हुआ नरेंद्र मोदी की रणनीति के चलते। अप्रैल 2002 में गोवा से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी को यह साफ हो चुका था कि अब संगठन के स्तर पर कोई उनको चुनौती नहीं देगा। जुलाई 2002 में उन्होंने विधानसभा भंग करने की राज्यपाल से सिफारिश कर दी। वह जानते थे कि दंगों के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, जो पोलराइजेशन हुआ है, उसी के दौरान चुनाव हो जाए ताकि उनकी पार्टी को फायदा पहुंच सके। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे JM लिंगदो ने अगस्त में अहमदाबाद और बड़ोदरा का दौरा किया और फिर चुनाव उस वक्त करवाए जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अभी सांप्रदायिक तनाव है और चुनाव करवाने के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है। लिंगदो ने यह फैसला करके जैसे नरेंद्र मोदी को एक हथियार दे दिया जिसकी उन्हें बेहद जरूरत थी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने विधानसभा का कार्यालय खत्म होने के 7 महीने पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश करी थी, लेकिन लिंगदो ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया।
नरेंद्र मोदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। 20 अगस्त 2002 को बड़ौदा से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर बडौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज कसा। नरेंद्र मोदी बोले कि कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि क्या जेम्स माइकल लिंगदो इटली से आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास उनकी जन्मपत्री नहीं है, इसके लिए मुझे राजीव गांधी से पूछना पड़ेगा। आखिरकार दिसंबर में चुनावों का ऐलान हुआ और नरेंद्र मोदी ने चुनावों में जीत के लिए अपना दशकों पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला अपनाया और वो एक रथ यात्रा के लिए निकल पड़े। 8 सितंबर 2002 के रोज उन्होंने फागवेल के भातीजी मंदिर में अपनी गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत करी। इस यात्रा के दौरान वो 182 में से 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी ने इस गुजरात यात्रा के दौरान गुजरात अस्मिता पर जोर दिया, जो दरअसल सांप्रदायिकता के लिए उनके लिए एक नया शब्द था। नाडियाड में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छदम धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस और परवेज मुशर्रफ एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। गोधरा में जो हुआ ये लोग उस पर एक भी शब्द नहीं बोलते। गोधरा के बाद जो हुआ उसके नाम पर ये लोग गुजरातियों को गाली निकाल रहे हैं। गुजरात गौरव यात्रा ने नरेंद्र मोदी को राज्य के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। दिसंबर में जब नतीजे आए तो इस चीज को एक स्थायी बल मिल गया और आज भी गुजरात में और अब तो देश में भी नरेंद्र मोदी का करिश्मा कायम है। हर बीतते बरस के साथ नरेंद्र मोदी ने सत्ता और संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और इसी के सारे 2007 और 2012 के चुनावों में भी जीत हासिल करी। पार्टी में उनके खिलाफ छुटपुट बगावत होती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुशलता से उनको किनारे कर दिया। 2012 में केशुभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश करी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत हिंदुत्व का पैरोकार बन के करी थी, लेकिन बाद में वो गुजरात मॉडल की पैरवी करने लगे। क्या है नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल? बकौल नरेंद्र मोदी, गुजरात मॉडल ये है कि 24 घंटे सभी को बिजली मिले, फीडर अलग अलग हो, पावर के अल्टरनेट सोर्सेज पर भी काम हो। गुजरात को उन्होंने एक टूरिज्म हब के तौर पर प्रमोट करने में भी सफलता हासिल करी थी। इसके अलावा उनका दावा था कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी कायम की गई। नरेंद्र मोदी ने शंकर सिंह वाघेला के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया और सरकार को लोगों के दरवाजे तक पहुंचने का वो दावा करते रहे। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिहाज से गुजरात को एक फेवरेट स्पॉट बनाने में नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मदद मिली है। जब नैनो प्लांट गुजरात आया तो इसको पूरे कारोबारी जगत में सराहा गया। इन सब चीजों को नरेंद्र मोदी ने बखूबी प्रोजेक्ट भी किया। इसके अलावा उन्होंने बड़ी निर्ममता से विधायकों के टिकट काटे, संगठन में फेरबदल किए और 2007 और 2012 में भी आराम से जीत हासिल करी। खेल शुरू हुआ 2012 के बाद वो चुनाव जीते और पहली बार उन्होंने मीडिया को गुजराती की बजाय हिंदी में संबोधित किया। दरअसल वो इस बार गुजरात की जनता को नहीं बल्कि देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की कोर टीम ने गुजरात में तीसरी बार जीत के बाद नरेंद्र मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारियां शुरू कर ली थी। संघ में भी इस बात की सुगबुगाहट तेज थी कि 2009 में आडवाणी को पीएम इन वेटिंग बताकर मैदान में उतारा गया और हार गए। ऐसे में क्या बीजेपी को एक नए चेहरे को आगे करना चाहिए? आडवाणी अपना दावा खोने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें दिल्ली में बैठे अपने दूसरे साथियों पर भरोसा था, जिनमें सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू जैसे नेता शामिल थे। लेकिन नरेंद्र मोदी संघ और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो चुके थे। गुजरात का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हर मुमकिन मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में जाकर अपनी बात रख रहे थे। गुजरात मॉडल की बात देश के सामने पेश कर रहे थे। बीजेपी में भी उनके लोग उनके आगमन की तैयारियों में लगे हुए थे। दिल्ली और केंद्र में आने की तैयारियों में 8 जून 2013 लोकसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले का वक्त एक बार फिर से गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने जा रही थी। मीटिंग को कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों से बात करते हुए उस समय पार्टी के प्रवक्ता और नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर ने मुस्कुराते हुए कहा, शाम तक का इंतजार करिए, आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। ऐसा नहीं है
कि मीडिया की नजरें सिर्फ गोवा पर ही थी। दिल्ली में भी एक नजर उनकी टिकी हुई थी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुस्से में बैठे हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था। सुषमा स्वराज समेत कई नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ऐसे में राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आडवाणी जी की तबीयत खराब है और हम किसी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आडवाणी की यह चाल भी फेल हो गई। संघ ने स्पष्ट कर दिया कि अब नरेंद्र मोदी बीजेपी को लोकसभा में लीड करेंगे और ऐसे में 9 जून 2013 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समाप्ति के बाद पार्टी ने पत्रकारों के सामने ऐलान किया कि जो राष्ट्रीय चुनाव की समिति बनाई गई है, नरेंद्र मोदी को उसका संयोजक बनाया गया है। यह इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी की दावेदारी का ऐलान था। आडवाणी, जिनको लग रहा था कि एनडीए के दूसरे दल नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं होंगे, उनका डर कुछ सही साबित हुआ। नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी कर ली। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते गए और अपने दम पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में बहुमत हासिल कर लिया। 2014 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने 543 में से 282 लोकसभा सीट्स हासिल करी, वो भी अपने दम पर सरकार बनाई। बीजेपी अलायंस एनडीए ने कुल मिलाकर 336 सीट हासिल करी। तो दोस्तों, यह थी कहानी नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर सीएम और फिर भारत के पीएम बनने के संघर्ष की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप पीएम नरेंद्र मोदी के संघर्ष से कैसे प्रेरित हैं? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस मोटिवेशनल वीडियो को, इस प्रेरणादायक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।